अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हॉस्पिटल फार्मेसी कोर्स का आज हमारा डे 6 है। तो प्रीवियस 5 दिनों में हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं। उसके अलावा जो है कुछ पुरानी जो चीज़ें थी उनको भी रिवाइज़ कर लिया है। तो डे 6 से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि टेस्ट आप लोगों की मंडे की शाम 5 बजे होगी। टेस्ट MCQs बेस्ड है और इसी जो कोर्स का कंटेंट है जो हमने इन लेक्चर्स में डिस्कस किया है उसी में से ओवरऑल टेस्ट होगी। तो टेस्ट के लिए अपनी तैयारी भरपूर रखें। असाइनमेंट्स जो आपको दी गई हैं उनमें से भी क्वेश्चंस जो है टेस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए। और जो बच्चे अभी तक अपना होमवर्क नहीं सबमिट करा पाए हैं प्रीवियस या लेक्चर्स उन्होंने अभी तक नहीं सुने, तो वो टाइम से पहले लेक्चर्स कंप्लीट कर लें और अपने होमवर्क सबमिट करा दें मुझे संडे से पहले, ताकि जो है वो भी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाए। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बहुत से बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, इंटरनेट इश्यूज़ हैं, तो उनकी वजह से क्लासेस नहीं ले पाए या लेट हो गए हैं। तो कोई मसला नहीं, आप अपनी क्लासेस लें, होमवर्क सबमिट कराएं संडे से पहले पहले, और फिर जो है आपको मंडे को टेस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। अब कल का होमवर्क था आप लोगों का H1 ब्लॉकर्स का मैकेनिज़्म और क्लासिफिकेशन। अब H1 ब्लॉकर्स हमारे पास हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर को जो ब्लॉक करते हैं, इनका क्या रोल है। सबसे पहला, जब भी हिस्टामाइन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है मुख्तलिफ इसके अब नर्व्स, स्मूथ मसल्स या मास सेल वगैरह पे जो रिसेप्टर हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, हिस्टामाइन रिलीज़ होगा। तो हिस्टामाइन जो है ना वो वेज़ोडाइलेशन करा रहा होता है। वेज़ोडाइलेशन के अलावा जो है उसकी वजह से वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती है वेज़ोडाइलेशन की वजह से। एक तो ये काम है हमारे पास हिस्टामाइन का। इसके अलावा दूसरा जो है ना, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन करा रहा होता है हिस्टामाइन। तो जब भी हम एंटी हिस्टामीन देते हैं, H1 ब्लॉकर्स देते हैं, H1 ब्लॉकर्स क्या करेंगे, कम्पिटेटिवली जो है हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। जब हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो है वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी अब इंक्रीज़ नहीं होगी तो फिर जो है वो जो इन्फ्लेमेशन वाले मीडिएटर्स हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाएंगे और वो मैकेनिज़्म रुक जाएगा। दूसरा, ये जो है ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन को भी इनहिबिट कर देंगे H1 ब्लॉकर्स, क्योंकि हिस्टामाइन अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा तो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन नहीं करा पाएगा। तो इस तरह से जो है H1 ब्लॉकर्स एलर्जिक कंडीशंस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये एज अ एंटी एलर्जिक हमारे पास यूज़ किए जाते हैं H1 ब्लॉकर्स। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें इसकी, तो इसको 2 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है, या हम सेडेटिंग इफ़ेक्ट्स की बेसिस पे भी कह सकते हैं कि 2 जनरेशन है, या जो है ओल्डर और न्यू जो डिस्कवरी है उसकी बेसिस पे भी इसकी 2 जनरेशन्स है। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास जो है वो ज़्यादा सेडेटिव इफ़ेक्ट या ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की वजह से वो जो है CNS के अंदर अपना इफ़ेक्ट दिखाएंगे। CNS में जब भी वो इफ़ेक्ट दिखाएंगे, क्योंकि हिस्टामाइन जब भी जो है CNS वाले H1 रिसेप्टर्स पे काम करता है तो वो वेकफुलनेस, मतलब हमें जो है जागने वाली हालत में रखता है। तो जब वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो अल्टीमेटली सेडेशन प्रोड्यूस होना शुरू होगी। इसके अलावा दूसरा, इनमें एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर्स हैं। एग्जांपल्स हमारे पास क्लोरफिनारामीन, क्लेमेस्टीन, डायमिन हाइड्रिनेट, हाइड्रोक्सीजीन, प्रोमिथाजीन वगैरह, ये सब की सब जो हैं फर्स्ट जनरेशन है। इसके अलावा सेकंड जनरेशन जो है अब मेनली पेरीफ्री के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उन पे काम कर रही होती है। जब पेरीफ्री में काम करेंगी तो जाहिर सी बात है कि सेडेशन और ड्राउजीनेस इतनी नहीं काज करा पाएंगे, क्योंकि वो जो है CNS तक पेनिट्रेट ही नहीं हो पा रही। इन्हें जो है ना थोड़ा पोलर बना दिया जाता है ताकि ये जो है CNS तक पेनिट्रेट ना कर पाए। अब सेकंड जनरेशन हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, उसमें 2 आ जाती हैं। एक जो है माइल्ड सेडेशन प्रोड्यूस करने वाली सिट्रीजीन और लेवोसिट्रीजीन, जबकि दूसरी नॉन सेडेटिंग लोरिटिडीन है, डेसलोरिटिडीन है या फेक्सोफेनेडीन है, वो जो है कम्प्लीटली नॉन सेडेटिंग है। अब कुछ बुक्स में या कुछ आपको आर्टिकल्स वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे थर्ड जनरेशन भी मिलेगी, ठीक है, H1 ब्लॉकर्स की। तो मेनली हमारे पास लिपिनकॉर्ड, कैटजंग वगैरह, इनमें तो 2 ही जनरेशन मौजूद होती है, मगर कुछ बुक्स या आर्टिकल्स वगैरह में थर्ड जनरेशन भी होती है। तो थर्ड जनरेशन मेनली क्या किया गया है, जो सेकंड जनरेशन में ही हमारे पास मेटाबोलाइट्स वगैरह हैं, जिस तरह से हमारे पास डेस्लोरिटिडीन आ गया, या इसके अलावा सिट्रीजीन से जो निकला हुआ है लेवोसिट्रीजीन, उसका एल आइसोमर, या फेक्सोफेनेडीन, ये जो है उन्होंने थर्ड जनरेशन के अंदर प्लेस कर दिया। मतलब जो टोटली हमारे पास मेटाबोलाइट है या उसमें से ड्राइव हुई हुई हैं, उनको इन्होंने जो है थर्ड जनरेशन में प्लेस कर दिया। कौन कौन सी,
लेवोसिट्राजीन, डेस्लोरेटिडीन और फेक्सोफेनेडिन। सेकंड जनरेशन वाली ही 3 ड्रग्स को जो है उठा के उन्होंने जो है थर्ड जनरेशन में प्लेस कर दिया। तो कहीं पे आपको जो है इस तरह से 3 क्लासेस भी मिलेंगी या 3 जनरेशन भी मिलेंगी H1 ब्लॉकर्स की। उम्मीद है कि आपका कल का होमवर्क क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर ली होगी। तो आज हमारा टॉपिक है हाई अलर्ट मेडिकेशंस। हाई अलर्ट मेडिकेशंस हम किसे कहते हैं? ऐसी मेडिसिन जिनमें जो है हार्म के चांसेस ज़्यादा हो, मतलब नुकसान होने के चांसेस जिनकी वजह से ज़्यादा हों, उन्हें हम कहते हैं हाई अलर्ट मेडिकेशन। अब नाम ही ऐसा है कि हाई अलर्ट है, मतलब उनमें जो है हार्म प्रोड्यूस करने की जो है रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है कॉमनली इनकी वजह से हमारे पास हार्म होता हो या पेशेंट को नुकसान होता हो, मगर जब भी होगा वो बहुत सीरियस होगा। मतलब ये इतना लेस कॉमन है, मगर फिर भी जब भी होगा तो बहुत सीरियस होगा इसकी वजह से कोई भी इवेंट। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली हाई अलर्ट मेडिकेशंस की वजह से कोई नुकसान हो रहा हो, मगर बात क्या है कि जब भी उसकी वजह से नुकसान होगा ना तो वो बहुत सीरियस होगा पेशेंट के लिए। तो इसीलिए इन्हें जो है हाई अलर्ट मेडिकेशंस कहा जाता है। हाई अलर्ट मेडिकेशंस क्यों, किस तरह से? अब आपने जो है एक केस सुना होगा, कराची के एक हॉस्पिटल के अंदर छोटी 9 माह की बच्ची को गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी। वो हाई अलर्ट मेडिकेशन सी थी, उसे पोटेशियम क्लोराइड गलत लग गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि चांसेस इनके कम है, मगर अगर गलती हो गई तो बहुत सीरियस गलती हो सकती है। इसीलिए जो है इनके जब भी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ख्याल करना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जो है ना जान ले सकती है। हमारा पेशा ऐसा है कि हम जहाँ पे ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं, वहीं हमारी एक छोटी सी गलती जो है ज़िंदगी ले भी सकती है किसी की। तो इसीलिए हाई अलर्ट मेडिकेशंस बहुत एहतियात से जो है देनी होती हैं, प्रिस्क्राइब करते हुए हर जगह उनका जो है ख्याल करना होता है। तो जब भी हेल्थ केयर टीम हाई अलर्ट मेडिकेशंस के साथ डील कर रही होंगी तो स्पेशल जो है वो सेफगार्ड्स, मतलब स्पेशल देखेंगे प्रिकॉशंस कि ये हाई अलर्ट मेडिकेशन है, ताकि पेशेंट को जो है ना अननेसेसरी हार्म से बचाया जा सके, जो मेडिकेशन एरर की वजह से हो सकते हैं, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रिवेंट ना किया जा सके, वो जो वाक़या था उसको प्रिवेंट किया जा सकता था, मगर हुआ किस वजह से? नेग्लिजेंस, स्टाफ नेग्लिजेंस। अगर वो लोग प्रॉपर उसको देख लेते कि हाई अलर्ट एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं और इससे पहले प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाते तो वो वाक़या बचाया जा सकता है, मगर नेग्लिजेंस की वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते। तो इसीलिए हाई अलर्ट मेडिकेशंस के लिए स्पेशल सेफगार्ड या इस तरह के प्रिकॉशंस रखे गए हैं, ताकि जो है उससे रिलेटेड जो हमारे पास हार्म है, एडीआर है, एडवर्स इवेंट्स है, उन्हें रोका जा सके। अब चेक पॉइंट्स कहाँ आ जाती हैं हाई अलर्ट मेडिकेशंस की? तो टोटल हमारे पास 4 चेक पॉइंट्स है। सबसे पहली प्रिस्क्राइबिंग, जब भी फिजिशियन प्रिस्क्राइब कर रहा होगा तो वो सब चीज़ें देखेगा कि मैं हाई अलर्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स वगैरह देखे जाएंगे कि वाकई ही इसके लेवल डाउन है या नहीं, तो हम क्यों दे रहे हैं, कि कंडीशन रिक्वायर्ड है भी या नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रिस्क्राइबिंग के दौरान देखी जाएंगी जब भी हाई अलर्ट की प्रिस्क्राइबिंग की जा रही होगी। सेकेंड है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज, अब फार्मेसी इंश्योर करेगी कि उसकी प्रॉपर स्टोरेज की जाए, उसको अपने डेजिग्नेटेड एरियाज़ के अंदर प्लेस किया जाए, ताकि चांसेस ऑफ एरर कम से कम हो डिस्पेंसिंग के दौरान, या इजीली अवेलेबल ना हो कि सबका एक्सेस हो उस पर ईज़िली, तो वो ऐसे ही उठा के और जो है एडमिनिस्टर कर दें। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए स्टोरेज कंडीशंस को भी इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस के अंदर उसे प्लेस किया जाए। उसके अलावा थर्ड हमारे पास आ जाता है डिस्पेंसिंग। जब भी फार्मासिस्ट डिस्पेंस करने जाएंगे तो डिस्पेंस से पहले भी वो चीज़ें देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल ली थी, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को क्रॉस चेक कर लिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल जो है वो कम है, कितने क्या नहीं। पोटेशियम अगर हम देने जा रहे हैं तो पोटेशियम के लेवल कम है, कितने आ रहे हैं कितने नहीं, उसके अकॉर्डिंग सही डोज जा रहा है या नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है डिस्पेंसिंग के दौरान भी देखी जाएगी। और कंसनट्रेटेड फॉर्म में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स तो नहीं जा रहे, तो डिस्पेंसिंग के दौरान जो है ये चीज़ें या चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन फोर्थ। अब एडमिनिस्ट्रेशन जब भी नर्सिंग स्टाफ करने जा रहा होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी क्रॉस चेक दोबारा करेगा। तो हर चीज़ में हमने इसमें डबल चेकिंग करनी है, क्योंकि हाई अलर्ट है, हर एंड पे हमने चेकिंग करनी है और डबल चेकिंग करनी है। फार्मासिस्ट देख रहा है तो दोबारा देखे सारी चीज़ें। इसी तरह नर्सिंग स्टाफ जब एडमिनिस्टर करने जा रहा है तो वो उससे पहले
क्रॉस चेक कर ले कि इसकी लैब्स प्रॉपर हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये मेडिकेशन जानी चाहिए। फिर अगर जा रही है तो उसका रेट वगैरह सब चीज़ें देखकर फिर जो है उसको एडमिनिस्टर भी किया जाए, और उसके बाद उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है, जो भी उस ड्रग से रिलेटेड मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हों। अब हाई अलर्ट मेडिकेशंस को याद करने के लिए हमारे पास एक नेमोनिक है। जिस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों को याद करने के लिए हम शॉर्ट टर्म्स या नेमोनिक बनाते हैं, तो हाई अलर्ट को याद करने के लिए हमारे पास नीट क्लीन नेमोनिक है। ठीक है, नीट क्लीन। अब जो ये वर्ड है, एन से हमारे पास एक क्लास आ जाएगी, ई से दूसरी, ए से तीसरी, तो इसी तरह नीट क्लीन से जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ हाई अलर्ट मेडिकेशंस निकलती हैं। एन से सबसे पहले नारकोटिक्स। नारकोटिक्स में हमारे पास मॉर्फिन है, फेंटानिल वगैरह है, तो ये आ जाती है नारकोटिक्स के अंदर। ये हाई अलर्ट मेडिकेशंस की सबसे पहली हमारे पास है। इनमें क्या देखेंगे, जब भी नारकोटिक्स दे रहे होंगे तो देखेंगे कोई भी डुप्लीकेट एनाल्जेसिक तो नहीं चल रहे जिसकी वजह से उनके इफ़ेक्ट्स पे कोई भी असर आ रहा हो, या जो है रेस्पायरेटरी रेट्स को मॉनिटर किया जाएगा जब पेशेंट को दी जा रही है, क्योंकि मॉर्फिन वगैरह या इस तरह की ड्रग्स रेस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करा रही होती हैं, तो रेस्पायरेटरी रेट को मॉनिटर किया जाएगा। पेशेंट में एक्सेसिव ड्राउजीनेस तो नहीं आ रही, उसको मॉनिटर किया जाएगा। तो ये सब की सब चीज़ें जो है नारकोटिक्स के जो है डिस्पेंसिंग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में देखी जाएंगी। डिस्पेंसिंग में अब डुप्लीकेशन देख ली एनाल्जेसिक की, एडमिनिस्ट्रेशन की एंड पे रेस्पायरेटरी रेट और वो एक्सेसिव ड्राउजीनेस वगैरह मॉनिटरिंग में आ जाएगी। फिर दूसरा हमारे पास ई। अब ई से इलेक्ट्रोलाइट, मगर कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कौन से, जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो। अब कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम फास्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, हाइपरटोनिक सलाइन है 0.9 से, जो भी ग्रेटर हमारे पास है, कंसनट्रेशन 3% हो, 7 हो, या जो भी 0.9 से ग्रेटर, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स जब भी देखेंगे ना, सबसे पहली चीज़, आप इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल की मॉनिटरिंग करेंगे। पोटेशियम दे रहे हैं तो पोटेशियम के लेवल देखेंगे। अगर आप जो है मैग्नीशियम देने जा रहे हैं तो मैग्नीशियम के लेवल देखेंगे। अगर आप सोडियम देने जा रहे हैं तो सोडियम के लेवल्स पहले ज़रूर चेक किए जाएंगे। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप रिप्लेस कर रहे हैं या देने जा रहे हैं तो उसके लेवल्स की मॉनिटरिंग सबसे पहला काम होता है। उसके बाद दूसरा काम कि मस्ट बी डाइल्यूटेड, क्योंकि इनको जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में दिया जाता है। कंसनट्रेटेड अगर हम देंगे तो वो सीरियस टॉक्सिसिटी या जो है ना इफ़ेक्ट दिखा देगा, तो उसकी वजह से हमारे पास एडीआर हो सकता है, या एडवर्स इवेंट हो सकता है, या इंसिडेंट भी हो सकता है, सेंटिनेंटल कोई भी जो है डेथ जिस तरह से हो जाती है। तो इसके लिए जो है उन्हें डाइल्यूट करना ज़रूरी है, पहली बात। उसके बाद उनका जो है रेट मॉनिटरिंग करनी है, मतलब एक स्पेसिफाइड रेट के ऊपर दिया जाएगा। अगर पोटेशियम क्लोराइड चल रहा है तो उसका स्पेसिफिक रेट निकाला जाएगा और उसी रेट पे उसको जो है चलाया जाएगा। उससे जो है कम या ज़्यादा नहीं करना। अब ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं करना, कम तो फिर भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू उसकी कंडीशंस के हम थोड़ा लोअर साइड पे ले आए, बट ज़्यादा रेट पे नहीं चलाना जो डिसाइड किया गया है। तो रेट की मॉनिटरिंग, उसके अलावा डाइल्यूशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स डील कर रहे हो। इसके अलावा ए से हमारे पास है एंटीकोगुलेंट, NEA। अब ए से एंटीकोगुलेंट्स हमारे पास वारफेरिन हो गया, हेपरिन हो गया। अब इनमें क्या करेंगे, वारफेरिन के लिए हमेशा INR मॉनिटरिंग की जाती है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो। इसके अलावा हेपरिन के लिए हमारे पास HEPATIT टेस्ट की जाती है, तो इनकी मॉनिटरिंग करेंगे INR लेवल प्रॉपर है या नहीं, HEPATIT है या नहीं, इतनी के हम जो है वारफेरिन या हेपरिन दे सके। इसके अलावा कोई प्रीवियसली उसे एंटीकोगुलेंट या थ्रोम्बोलाइटिक्स चल तो नहीं रहे, और चल रहे थे तो उनमें कितना गैप वगैरह है, क्योंकि प्रॉपर एक गैप और सब चीज़ें देखनी होती है जब भी हम एंटीकोगुलेंट्स अगर स्विच भी कर रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि उनके INR लेवल्स, HEPATIT लेवल्स और एंटीकोगुलेंट प्रीवियसली या थ्रोम्बोलाइटिक्स देखे जाएँ। अब टी से जो है थ्रोम्बोलाइटिक्स आ जाते हैं हमारे पास। थ्रोम्बोलाइटिक्स में एल्टीप्लेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है हमारे पास। थ्रोम्बोलाइटिक्स में हम क्या चीज़ें देख रहे होंगे कि प्रीवियसली कोई एंटीकोगुलेंट या थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी चल तो नहीं रही। अगर प्रीवियसली कोई चल रही है तो उनमें प्रॉपर गैप कितना रिक्वायर्ड है, वो गैप दिया गया है या नहीं, तो ये चीज़ें जो है हम थ्रोम्बोलाइटिक्स में ज़रूर देखते हैं। इसके अलावा अब सी से हमारे पास है कीमोथेरापी ड्रग। ठीक है, कीमोथेरापी ड्रग में मेन चीज़ होती है मेजर ऑर्गन टॉक्सिसिटी देखी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो कीमोथेरापी ड्रग्स है ना
वो आर्गन टॉक्सिसिटी करा रहे होते हैं, कोई किडनी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो कोई लिवर को, किसी ना किसी आर्गन को ये जाके इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम डॉक्सोरिबोसिन की मिसाल लें तो वो जो है कार्डियो टॉक्सिसिटी करा रही होती है, कार्डिक इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, कार्डिक सिस्टम को जाके इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो इसी तरह से हम जो है जब भी कीमोथेरापी की कोई भी ड्रग देंगे तो उसमें जो है मेजर आर्गन टॉक्सिसिटी को देखेंगे कि इस ड्रग से रिलेटेड कोई आर्गन टॉक्सिसिटी है तो उसकी मॉनिटरिंग वगैरह की जाए। इसके अलावा देखा जाएगा कि करेक्ट डोज, करेक्ट रूट और करेक्ट पेशेंट, ये बहुत ज़रूरी है। 7 आवर्स वैसे भी हम हमेशा कहते हैं कि फॉलो होने चाहिए, राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, सब चीज़ें मतलब सही होनी चाहिए। तो कीमोथेरापी में और ज़्यादा हमें विजिलेंट होना पड़ता है, और इसमें हमारे पास वैसे भी डोजिंग भी BSA की बेसिस पे की जाती है, बॉडी सरफेस एरिया की बेसिस पे। तो इसमें जो है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाएगी हमारे पास सब चीज़ों की, और देखा जाएगा कि सही डोज, सही रूट के थ्रू सही पेशेंट को मिल रहा है कीमोथेरापेटिक ड्रग का। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास L से लुक अलाइक, साउंड अलाइक। लुक अलाइक और साउंड अलाइक मेडिकेशंस वर्ड को ही समझेंगे। लुक अलाइक मतलब एक जैसी दिखने वाली, साउंड अलाइक एक जैसी आवाज़ वाली। अब या तो वो दिखने में एक जैसी मेडिकेशंस होंगी, बहुत सिमिलैरिटी रखती होंगी, या उनकी जब हम आवाज़ निकालेंगे तो वो बिल्कुल जो है एक जैसी होंगी सुनने में। तो ऐसी मेडिकेशंस जो हैं वो भी हमारे पास हाई अलर्ट के अंदर आ जाती है। तो इनमें हम देखेंगे कि सही मेडिकेशन जा रही है एज़ पर ऑर्डर या नहीं, मतलब जो फिजिशियन ने ऑर्डर किया है या जो उन्हें रिक्वायर्ड है वो सही भी जा रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं है वो सिमिलर दिखने में एक जैसी थी, हमने गलती से दूसरी दे दी, या जो है उनकी आवाज़ सेम थी, डॉक्टर ने ऑर्डर दूसरा किया, हमने जो है दूसरी समझी और वो दे दी। तो इस तरह की एरर्स से बचाना है, उन्हें क्रॉस चेक करना है कि वाकई जो मेडिकेशन मांगी है वही है या नहीं। और दूसरा, फार्मेसीज़ के अंदर भी उनका मिक्सअप बचाना होगा। लासा मेडिकेशंस में स्पेसिफ़िकली क्या किया जाता है कि उन्हें डेजिग्नेटेड एरिया दिए जाते हैं, अलग अलग दूर दूर रखा जाता है कि अगर एक ड्रग जो है दूसरी से सिमिलर है तो उसे हम जो है स्टोरेज इस तरह से करें कि एक कॉर्नर पे है तो दूसरे को दूसरे कॉर्नर पे उससे दूर रखा जाए, ताकि जो है चांसेस ऑफ एरर कम से कम हो, ये ना हो मिक्सअप ना हो जाए, हम जल्दी जल्दी में जो है एक की जगह दूसरी उठा के दे दें, क्योंकि दोनों दिखने में बहुत एक जैसी होती हैं, या जो है उनकी आवाज़ एक जैसी, हमें पता नहीं चला, हमने जो है जल्दी में वो एक की जगह दूसरी उठाकर दे दी। तो ये मिक्सअप भी जो है फार्मेसीज़ के अंदर बचाना है। जब भी फार्मेसी में प्लेसमेंट होगी तो उन्हें जो है अपार्ट प्लेस करना है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास लुक अलाइक जो है, लुक अलाइक मेडिकेशंस में जैसे एड्रीनलिन है वो नैलोक्सोन से बहुत मिलती है। इसके अलावा ब्यूपीवैकेन और मल्टीविटामिन का अगर आप इंजेक्शन उठा के देखेंगे तो वो बहुत सिमिलर हैं। इसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट और अमाइनोफाइलिन अगर देखेंगे तो वो भी हमारे पास बहुत सिमिलैरिटी रखते हैं। मतलब इन दोनों को अगर आप साथ रखें तो जल्दी में आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन सी दी है, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटी रखती हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, आप देखें कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। और जबकि एक मेडिकेशन है हमारे पास फिनाइलेफ्रिन HCl, जबकि दूसरी हमारे पास जो है नियोस्टिगमिन मिथाइल सल्फेट है। अब दोनों कितनी अलग अलग ड्रग्स हैं, एक नियोस्टिगमिन एक तरफ फिनाइलेफ्रिन, मगर जब आप इनके वायल्स देखेंगे तो कितने सिमिलर हैं। किसी भी आम बंदे को कन्फ्यूजन हो सकती है डिस्पेंस करते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है दिखने में एक जैसी हैं। अगर हो सकता है नियोस्टिगमिन की जगह हम फिनाइलेफ्रिन उठा के दे दें। तो इसी तरह ये होता है कि मुख्तलिफ जो है ना मेडिकेशंस दिखने में इतनी सिमिलर होती हैं कि चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम इन्हें जो है हाई अलर्ट में रखा है, दूर दूर रखते हैं, और बहुत जो है डबल चेकिंग कर रहे होते हैं। इनमें जब भी मतलब डिस्पेंस करना है हमने डबल चेकिंग करनी है कि नियोस्टिगमिन का ऑर्डर था तो नियोस्टिगमिन ही हमने दिए या दूसरी तो नहीं दे दी। तो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। जब भी हम देख रहे हैं कि लुक अलाइक या साउंड अलाइक मेडिकेशंस की डिस्पेंसिंग है तो उनमें हम क्रॉस चेकिंग कर लें, वरना चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा साउंड अलाइक की हमारे पास एग्जांपल्स हैं एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, सेफाजोलिन, सेफ्ट्राजोन, डेक्सामिथाजोन, डेक्समेटिडोमिडीन, डोपामिन, डोब्यूटामिन। अब ये सब की सब जो है साउंड अलाइक है, एक तरह इनकी आवाज़ निकलती है। अब डेक्सामिथाजोन कहाँ पे स्टीरॉयड, कहाँ डेक्समेटिडोमिडीन जो है सेडेटिव, अगर हमारे पास से एरर हो जाए तो ये कितना बड़ा एरर हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों में हमें ख्याल करना है। इसीलिए जो है हाई अलर्ट मेडिकेशंस को जो है बहुत एहतियात से हमने डिस्पेंस करना है। अक्सर देखा भी जाता है कि सेफाजोलिन जो है वो फिजिशियन लिख देते हैं सेफ्ट्राजोन की जगह, या वो जो है ऑर्डर एंटर कर देते हैं, क्योंकि
बहुत लफ्ज़ों में सिमिलैरिटी है तो जल्दी में उनसे पिक नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपका काम है बीइंग अ फार्मासिस्ट दोबारा क्रॉस चेक करना, कंफर्म करना कि वाकई आप सेफाजोलिन देना चाहते हैं या सेफ्ट्राजोन देनी है या कोई और ड्रग देनी है आपने। तो क्रॉस चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है, नर्सिंग स्टाफ से, डॉक्टर से क्रॉस चेकिंग बहुत ज़रूरी है जब भी आप हाई अलर्ट मेडिकेशंस देने जा रहे हैं। इसके अलावा आई से हमारे पास है इंसुलिन, CLI। अब आई से इंसुलिन्स में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सही इंसुलिन की टाइप जा रही है या नहीं। शॉर्ट एक्टिंग मंगाई है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, जो भी मंगाई है वो अकॉर्डिंग टू मतलब ऑर्डर के सही है या नहीं। उसके अलावा राइट टाइमिंग है या नहीं। बेसल और बोलस, जो हमारे पास बोलस हम देते हैं जब भी खाने के बाद वाला जो इंसुलिन अचानक से बढ़ता है वो कंट्रोल करने के लिए हम बोलस इंसुलिन देते हैं, ख़ासतौर पे जो शॉर्ट एक्टिंग वगैरह या इंटरमीडिएट अल्ट्रा शॉर्ट हो गई। और बेसल कंट्रोल के लिए हम जो है लॉन्गर एक्टिंग दे रहे होते हैं, जो 24 आवर्स का जो है हमें कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे होते हैं लॉन्गर एक्टिंग वाले। तो उसके लिए हम जो है बेसल जो इंसुलिन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब देखना होता है कि अब करेक्ट टाइमिंग्स हैं या नहीं बेसल और बोलस इंसुलिन की। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इतने डाउन तो नहीं कि हम इसे फर्दर इंसुलिन दें और ज़्यादा डाउन हो जाए, हाइपो में पेशेंट जाए और ख़तरनाक कंडीशन पेशेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा पेशेंट का फूड इंटेक वगैरह ये सब भी देखा जाता है। लास्ट हमारे पास है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, N से NMBA, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है हमारे पास एट्राक्यूरियम, सिसएट्राक्यूरियम, सक्सिनाइल कोलिन, रोकिरोनियम या वेनक्यूरोनियम वगैरह, इन सब की सब में हम क्या देखते हैं कि सही पेशेंट को इंट्यूबेट किया है या नहीं। गलत पेशेंट को तो इंट्यूबेट नहीं कर दिया हमने। तो जब भी इंट्यूबेशन करने जाएंगे मतलब NMBA देना है तो उससे पहले क्रॉस चेकिंग ज़रूर कर लेंगे क्योंकि ये जो है जाके पेशेंट को बिल्कुल पैरालाइज़ कर देगा। अब अगर हमने गलत पेशेंट को लगा दी तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। और इससे रिलेटेड भी हमारे पास NMBA का भी एक इंसिडेंट आ चुका है। NMBA का इंसिडेंट USA में ख़ास तौर पे जो है एक नर्सिंग एंड पे हुई थी एरर के वेनक्यूरोनियम की गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से एक पेशेंट की जान चली गई। तो जब भी हम NMBAs की भी डिस्पेंसिंग कर रहे होंगे तो इसमें भी हमें ख़ास ख्याल करना होगा कि सही पेशेंट को जा रही है या नहीं। इंट्यूबेशन के लिए ही रिक्वायर्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन से पहले जो है नर्सिंग एंड पे भी क्रॉस चेकिंग कर ली जाएगी, वरना जो है गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो है पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो आज का आप लोगों का होमवर्क है, जिस तरह से नीट एंड क्लीन की मैंने आप लोगों को बताई है सारी चीज़ें कि N से हमारे पास नारकोटिक्स हैं, E से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, A से एंटीकोगुलेंट्स, T से थ्रोम्बोलाइटिक, C से केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, L से लासा, I से इंसुलिन और N से NMBS। तो इसी तरह से आपने जो है स्पेस लैंडेड वर्ड की देखनी है, मीनिंग्स के हर वर्ड की क्या मीनिंग है, S किस लिए है, P किस लिए है, हर वर्ड की अलग अलग जो है मीनिंग्स देखनी है। और ये जो है होमवर्क आप लोगों ने सबमिट कराना है, सबकी सब चीज़ें लिखनी है जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि नीट एंड क्लीन में ये नारकोटिक है तो हम इसमें ये चीज़ देख रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से इसमें जो है स्पेस लैंडेड की पूरी डिटेल लिखेंगे कि हर वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है और उसमें हम क्या चीज़ें देख रहे होंगे। और अपना होमवर्क जो है कल रात 8 बजे से पहले जो है इस नंबर पे सबमिट करा दीजिए और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये हमारे पास रेफरेंसेस हैं जिससे हमने जो है हाई अलर्ट मेडिकेशंस डिस्कस किया है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स मौजूद है। फर्दर जो है आप ड्रेप की वेबसाइट पे ये जाके हाई अलर्ट मेडिकेशंस की गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं और आपका होमवर्क भी आपको यहीं से मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।